नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का टॉपिक एक नया टॉपिक है जो कि हिंदी सामान्य ज्ञान से है। दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग जो है थ्योरिकल स्टाइल में पढ़ने वाला है, यानी कि थ्योरी के हिसाब से। इसमें किसी भी प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैं इसके बाद जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका एमसीक्यू लाऊंगा। जैसे कि आज का जो टॉपिक है क्या है, वर्णमाला से संबंधित है, जो कि अल्फ़ाबेट है। ठीक है, वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे अभी वर्तमान का जैसे कि सीटेट है, उसके बाद असिस्टेंट टीचर का है छत्तीसगढ़ का, उसके बाद सीजीपीएससी का है, व्यापम का है, एसआई का है, तो किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो फिर जहाँ जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत ही ईजी तरीके से समझाऊंगा, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, आप जो है इस चीज़ को अच्छे से देखना, ठीक है। सबसे पहले क्या है देखते हैं, वर्णमाला में हम लोग क्या करते हैं कि वर्ण का अर्थ होता क्या है। जैसे कि वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो वर्ण का अर्थ होता क्या है। तो वर्ण का अर्थ है मुख से निकलने वाली ध्वनियों से भाषा का निर्माण होता है। एक एक पॉइंट को समझना, ठीक है। जो मुख से निकलने, यानी कि अभी जो मैं बोल रहा हूँ उससे निकलने वाली जो ध्वनियाँ हैं उससे क्या होता है, भाषा का निर्माण होता है। ठीक है, भाषा का निर्माण हो रहा है। फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे आता है प्रश्न, ये आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। उसके बाद है ध्वनि की मूल रूप को वर्ण कहते हैं। तो ध्वनि की मूल रूप को ही वर्ण कहते हैं, जिससे और कोई खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकता। आगे समझ, यहाँ पर क्या बोला गया है कि मुख से जो निकलने वाली ध्वनि है उसे कहा जाता है भाषा कहा जाता है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि है। और ध्वनि के मूल रूप को वर्ण कहा जाता है। अर्थात वर्ण उसे कहा जाता है जिसको अगर टुकड़ा करते तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी कि उसके टुकड़ा नहीं किया जा सकता। इतना तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। या फिर इसका एक और पहलू देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि वर्णमाला का अगर लिखित रूप, वर्णमाला का जो लिखित रूप रहता है उसे लिपि भी कहा जाता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की अलग लिपि है, मेसोपोटामिया की अलग लिपि है, मिस्र की जो सभ्यता है अलग लिपि। तो ये क्या है, वो अपनी भाषा में लिखे हैं, वो अपनी भाषा में लिख कर छोड़ दिए, जो कि हमको समझ नहीं आता, इसलिए हम उसको लिपि बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, वर्णों के व्यवस्थित जो समूह एवं समुदायों को वर्णमाला कहते हैं। मूलतः हिंदी में कुल वर्ण कितना है, कुल वर्ण 52 वर्ण है। इसको याद रखना है हमेशा, क्योंकि यहाँ प्रश्न में पूछा जाता है। तो हिंदी में वर्णमालाओं की संख्या कितनी है, 52 है। तो सभी वर्णों को स्वर और व्यंजन के हिसाब से जो है विभाजित किया गया है। एक तो स्वर या फिर व्यंजन, ठीक है। इतने हिसाब से जो अंकों को, यानी कि जो वर्ण है उसे विभाजित किया गया है। अब देखते हैं स्वर और व्यंजन को क्या क्या कहते हैं, उसको किस तरीके से बांटा गया है, किस प्रकार से उसका विभाजन किया गया है, उसको हम देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, पहला है कि स्वर। तो स्वरों की संख्या जो है 11 है। क्या है, स्वरों की संख्या जो है 11 है, और इसमें 2 अयोगवाह भी शामिल है, तो कुल मिलाकर 13 हो गए। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छा चीज़ है, अब समझने इस चीज़ को। कभी कभी प्रश्न क्या पूछता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है कि 13 है। अब कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है। तो आप लोगों से स्पष्ट कहना चाहता हूँ, आप लोग अच्छे से समझना, स्वरों की वास्तविकता जो संख्या है ना वो 11 ही है, ठीक है, वो 11 ही है। लेकिन कभी कभी कोई कोई बुक पे, जैसे कि छत्तीसगढ़ के कई बुक है, पटेल का है, टुटेजा का है, उसमें क्या रहता है, 13 लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है अयोग वाह वर्ण को भी शामिल किया जाता है। और अयोग वाह जो वर्ण है, यानी कि अम और आहा, यहाँ पर मैंने भी लिख दिया है अम और आहा, ये क्या है, अयोग वाह वर्ण है। यानी कि ये ना तो स्वर है ना व्यंजन है, स्वर के बाद आता है और व्यंजन के पहले आता है, इसलिए जो है अयोग वाह वर्ण है। लेकिन जो है हम लोग इसमें स्वर में जोड़कर लिखते हैं, तो इसीलिए इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 13। लेकिन वास्तविकता जो स्वरों की संख्या है वहाँ 11। आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें स्वरों की संख्या कितनी है, तो फिर इसका सही जवाब होगा वहाँ 11 संख्या है। अगर 11 नहीं दिया है, 13 दिया है, तो आप उस स्थिति में आप 13 लगाना। लेकिन अगर 11 और 13 दोनों दिया है तो फिर 11 इसका सही जवाब रहेगा। कौन कौन से हैं, एक तो आ ई उ, फिर उसके बाद ऋषि का री, उसके बाद ए और ओ, और ये हो गया 11। और 2 कौन से है, अम और आहा, ये जो है अयोगवाह है, लेकिन फिलहाल इसमें स्वर में शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर 13 है और वास्तविकता है 11। प्रश्न अगर पूछता है तो आपको 11 सही करना है, अगर 11 नहीं दिया है तो 13 को सही करना है, ठीक है।
उसके बाद व्यंजन क्या है, व्यंजनों का अलग अलग जो है भाग में रखा गया है। तो व्यंजनों को अलग अलग भाग में रखा गया है, जैसे कि यहाँ पर स्वरों की संख्या कितनी है 11, तो व्यंजनों को अलग अलग भाग में रखा गया है। तो व्यंजन कितने प्रकार के हैं, 33 है, लेकिन उसमें भी अलग अलग पार्ट किए, जैसे कि 33 व्यंजन कौन कौन से यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो अलग अलग जो वर्ण है वर्ग के हिसाब से बांटा गया है, जैसे कि का, चा, टा, ता, पा, ये जो वर्ण है, यानी कि यहाँ पर जो मैंने लिखा है 5 जो वर्ग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 वर्ग में ही 25 जो व्यंजन आते हैं। दोस्तों वर्ग को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, कभी कभी ऊपर नीचे करके पूछ देते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, क वर्ग, ठीक है। तो क वर्ग में क्या लिखा गया है, क ख ग घ अंगा, कितना है 5 है, क ख ग घ अंगा, ठीक है। च वर्ग में कितना है, च छ ज झ इया, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया, 5 ही आ गए। ट वर्ग में क्या है, ट ठ ड ढ न, यहाँ पर फिर 5 आ गया। त वर्ग में क्या है, त थ द ध न, यहाँ पर भी 5 आ गया। उसके बाद अंतिम का है पा, तो प में क्या है, प फ ब भ और म, इतना है। तो यहाँ पर कितना हो गया, व्यंजनों की संख्या फिलहाल जो वर्ग है उसमें 25 हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 और व्यंजन आते हैं, जिसका नाम है अंतःस्थ। अंतःस्थ व्यंजन का कहते हैं, जिसका कौन कौन से उदाहरण यहाँ पर, य, र, ल और व, ये जो 4 है। उसके बाद आता है 4 और, जिसका संख्या है उष्म, मतलब जिसको कहा जाता है उष्म कहा जाता है, जैसे कि स, स, स और ह। दोस्तों इसका जो व्याख्या मैं भी करने वाला हूँ, इसका जो किस तरीके से समझ सकते हैं जो क वर्ग है, च वर्ग है, तो आप लोगों से निवेदन है कि कम से कम ये जो वर्ग है, ठीक है, यहाँ पर जो वर्ग मैंने लिखा है इसको आप लोग जरूर याद करना। उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, तो संयुक्त जो व्यंजन है उनकी संख्या है 4 है। कौन कौन से है, छ, यहाँ पर छत्रिक छ है, त्र है, ज्ञ है और स्र है। कौन कौन से है, छ और त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 संख्या जो है संयुक्त व्यंजन है। अब इसको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है उसको हम देखने वाले हैं। उसके बाद आता है एक उच्छिप्त व्यंजन। तो उच्छिप्त व्यंजन की संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। देखो उच्छिप्त संख्याओं की जो संख्या है, यानी कि वर्णों की जो संख्या है उसकी संख्या 2 है, ड और ढ है, ठीक है। अब इसको जो है कहीं कहीं पर इसको दोनों शब्द को ट वर्ग में रखा जाता है, यानी कि ट वर्ग कहाँ पर है, ये ट ठ ड ढ न। तो इसके अलावा जो है ड और न है ना, इसको भी ट वर्ग में रखे जाते हैं। लेकिन अगर ट वर्ग में लिखते हैं तो फिर यहाँ पर जो 5 अक्षरों का जो समूह बन रहा है उससे ज़्यादा हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसको इसमें नहीं रख के उसको जो है उच्छिप्त वर्ण के हिसाब से रखते हैं, जो कि इसमें सही रहेगा। तो ये तो हो गया हमारा जो स्वर और व्यंजन का जो प्रकार है, अलग अलग कितने कितने आते हैं उसको हमने देखा है। अब इसका डिटेल देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, क्योंकि आने वाला जो समय है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक दिन का जो शेड्यूल है, यानी कि जो आने वाला, जैसे कि समय में चुनाव होने वाला है, ठीक है, जैसे 23 में छत्तीसगढ़ में होगा, 24 में पूरा इंडिया पे होगा, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर इंपॉर्टेंट है। जो तैयारी करने वाले के लिए बहुत ही अच्छा है, कम समय बचा है, बहुत सारा पोस्ट खुलने वाला है, तो फिर आप तैयारी करते रहना, ठीक है। अब देखते हैं स्वर। तो स्वर क्या है, वर्ण है, स्वर वर्ण है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है कि स्वतंत्र रूप से बोलने वाले वर्ण, अर्थात ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है। यानी कि एक तो क्या होता है, स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, दूसरी बात यहाँ है कि ऐसे वर्ण जो किसी की सहायता न लगे, यानी कि खुद से ही अपना बनता है वर्ण, तो उसे कहा जाता है स्वर वर्ण कहते हैं। अब देखो स्वर वर्ण का भी अलग अलग प्रकार है, कभी कभी बहुत सारे इसका प्रकार रहते हैं, मात्रा के आधार पर, जीभ के उच्चारण के आधार पर, वायु के घर्षण के आधार पर, तो सभी प्रकार से हैं। तो हम लोग इसको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है मात्रा के आधार पर, ठीक है। तो मात्रा के आधार पर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर अगर देखा जाए तो स्वरों की बात कर रहा है, यहाँ पर व्यंजन नहीं है, ठीक है। स्वरों के आधार पर, मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से है, एक है ह्रस्व स्वर है और एक है दीर्घ स्वर है। तो ह्रस्व स्वर को जो है मूल स्वर भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहा जाता है और दीर्घ को गुरु स्वर कहा जाता है, ठीक है, इतना समझ गए। तो ह्रस्व को जैसे कि क्या लिखा है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, जिनके उच्चारण में एक वर्ण का समय लगता है या फिर जो मात्रा है
जो मात्रा रहता है वहाँ एक मात्रा लगता है, तो इसे कहा जाता है ह्रस्व स्वर कहा जाता है या फिर मूल स्वर कहा जाता है। जैसे कौन सा है, आ ई उ और ऋषि के ऋ, ये 4 है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। क्यों है, इसमें जो है अलग से और मात्रा लगा है क्या, नहीं लगा है, तो इसकी संख्या जो है 4 है। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर, तो जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, और या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 2 मात्रा का समय लगता है। तो भाई जैसे कि आ में एक ही मात्रा है, अब 2 मात्रा क्या है, आ में अगर बड़े एक मात्रा डाले तो फिर आ हो गया, तो यही तो दीर्घ है। और दीर्घ को गुरु भी कहा जाता है, गुरु स्वर भी कहा जाता है। जैसे कि इसका उदाहरण कौन कौन से है, आ ई उ ए ओ औ, तो ये क्या है, ये है दीर्घ स्वर का उदाहरण है। उसके बाद आता है जीभ के प्रयोग के आधार पर। दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट क्या है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, यही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोगों को बता देना चाहता हूँ यहाँ पर। जैसे कि जीभ के प्रयोग के आधार पर, जैसे कि जीभ का प्रयोग करते हैं, क्योंकि भाई शब्द बोल रहे हैं तो फिर जीभ तो होना जरूरी है, जिसका जीभ नहीं वो बोल नहीं पाएगा। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार से बांटे गए हैं। कौन कौन से हैं, अग्रस्वर यानी कि जो जीभ के आगे भाग से बोलते हैं, मध्य स्वर जिससे जीभ के बीच से बोलते हैं, और पश्च स्वर जो कि जीभ के नीचे से बोलते हैं। जैसे कि अग्रस्वर में क्या क्या आता है, ई ए। मध्य स्वर में क्या आता है, अ आता है, और पश्च स्वर में क्या आता है, आ उ ओ और आओ। ये इतने स्वर आते हैं। उसके बाद है मुख के द्वार खुलने के आधार पर। अब देखो, अब मुख का द्वार किस तरीके से खुलता है और कैसा कैसा तरीके से खुलते हैं, इसमें है, इसमें जो 4 प्रकार से बांटे गए हैं। ठीक है, तो 4 प्रकार के कौन कौन से बांटे गए हैं। एक है विवृत स्वर। विवृत स्वर मतलब ओपन है ना, यानी कि मुंह जो है खुला हुआ है। आ, इसमें क्या हो रहा है, मुंह पूरी तरह से खुला हुआ है। दोस्तों आप लोग जो को जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग एक एक जो शब्द है उसको खुद से बोल के देखना। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि जो स्वर है, जो व्यंजन है, वो कहाँ से निकल रहा है और कैसे मुंह का आकार बन रहा है, जीभ का आकार कैसे बन रहा है, वो पता चल जाएगा आप लोगों को। जैसे कि विवृत स्वर यानी कि पूरी तरह से मुंह खुलता है, तो किस में खुलता है, आ शब्द में पूरी तरह से खुलता है। उसके बाद क्या है, अर्धवृत्त, तो इसमें क्या है, आधा खुलता है, जैसे कि अ ए ओ औ, ये क्या है, अर्ध विवृत स्वर है। उसके बाद अर्ध संवृत वृत्त कौन सा है, ए और ओ। उसके बाद संवृत स्वर कितने हैं, ई उ, ये जो है संवृत स्वर है। तो कुल मिलाकर मुख की दृष्टिकोण से, यानी कि जो खुलता है मुख के आधार पर, यह 4 प्रकार से है। उसके बाद आ जाएगा ओठों के आधार पर। ठीक है, जैसे कि वोट है अपना, तो वोट के आधार पर 2 प्रकार से है। कौन कौन से 2 प्रकार के हैं, आवृत्तिमुखी है ना, आवृत्तिमुखी स्वर है, जो कि आ ई ए ओ, ये हो गया। और एक है वृत्तमुखी स्वर, जिसकी संख्या है 5 है, जैसे कि उ ओ और आ। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद है घोषत्व के आधार पर। तो घोषत्व के आधार पर 2 प्रकार के, एक तो है निर्नुनासिका मौखिक स्वर या फिर अनुनासिका मौखिक स्वर, जो कि आ ई आदि है, और इसमें अनुनासिका में आ और ई, इसमें जो है चंद्र बिंदु है। ठीक है, आ ई में जो है चंद्र बिंदु है और इसमें नहीं है। तो कुल मिलाकर घोषत्व के आधार पर भी 2 प्रकार से हैं, आपको इसको याद रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर ह्रस्व स्वर है और दीर्घ स्वर, यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं व्यंजन। ठीक है, व्यंजन कितनी संख्या है, 33 व्यंजन है, लेकिन 33 व्यंजन भी अलग अलग क्षेत्र में बटा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, इसमें क्या है कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, उसे व्यंजन कहते हैं। यानी कि आपको जो है व्यंजन का उच्चारण करना है, तो फिर स्वर का उच्चारण कहीं ना कहीं वहाँ रहेगा, तभी आप बोल सकते हो। तो व्यंजन विभिन्न प्रकार के होते हैं जो निम्न हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले क्या देखते हैं, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में इस श्रेणी में जो क वर्ग से प वर्ग तक, मैंने पहले बताया था, जो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, यानी कि जो 5 वर्ग है, उसमें 25 व्यंजन स्पर्श करते हैं। जैसे कि उसमें अलग अलग है, कंठ से है, कोई तालु से है, कोई मूर्धन से है, कोई जो है दंत से है, कोई ओष्ठ से है। तो इन सभी स्थानों पर स्पर्श होता है, इसीलिए जो है इसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। कभी कभी पूछ देता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, जैसे कि 33 है कि 25 है, 19 है, 21 है। तो सही जवाब क्या जाएगा इसका, 25 व्यंजन है। कौन से व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन। अगर सिर्फ व्यंजनों की बात की जाए तो फिर 33 व्यंजन आ जाएगा।
यहाँ पर जैसे कि क वर्ग का है, ठीक है, तो क वर्ग में संख्या कौन कौन से, मैंने पहले बताया था आप लोगों को, क ख ग घ अंगा। अब आप लोग जो है खुद से आप प्रैक्टिकल करना, अभी बैठे बैठे जैसे वीडियो देख रहे हो तो फिर आप जो है खुद से एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। क ख ग घ अंग, कंठ, कंठ व्यंजन, यानी कि ये जो शब्द निकला है वो आपके गले से निकला है, कंठ से निकला है, ठीक है। दूसरा क्या है, च वर्ग है, तो च वर्ग में क्या लिखा गया है यहाँ पर, तातल्व व्यंजन, यानी कि च छ ज झ इया, यानी कि जो आपका जीभ है चा छा, ऊपर वाले जो मतलब जिसकी एक तो जीभ के ऊपर है एक जीभ के नीचे है, तो ऊपर वाले से क्या हो रहा है, स्पर्श कर रहा है, तो इसीलिए कहा गया है यह जो है तातल्व, जो तात व व्यंजन है यही इसका उदाहरण है। उसके बाद ट वर्ग है, तो ट वर्ग में क्या है, ट ठ ड ढ न, यानी कि मूर्धन्य व्यंजन है। इसमें जो है जीभ कैसा हो रहा है, जीभ जो है ऐसा मुड़ रहा है, ठीक है। ट यानी कि ऊपर को किस तरीके से छू रहा है, मुड़ कर छू रहा है, और जबकि च वर्ग में सीधा जाके चिपक रहा है, तो इसी को कहा जाता है मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद त वर्ग में, त वर्ग में कौन सा है, दंतव्य है, यानी कि दांतों का प्रयोग है, जीभ जो है दांत ऊपर वाले जो दांत है उसे टच करता है, जो अंदर साइड का, जैसे त थ द ध न, ये क्या है, जीभ जो है ऊपर वाले दांत को अंदर से टच करता है, यही तो है ना जो है दंतव्य व्यंजन, तो इसी को कहा जाता है। और एक है प वर्ग, तो प वर्ग में क्या आता है, ओष्ठव्य, यानी कि दोनों ओंठ का मिलन होता है, जैसे कि प फ ब भ और म, जैसे कि माँ बोलना है तो बिना ओंठ को मिलाए आप नहीं बोल सकते माँ। तो इस तरीके से जो चा वर्ग का वर्ग से लेकर प वर्ग तक जो संख्या है वहाँ स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जिसकी संख्या 25 है। उसके बाद आता है अंतःस्थ व्यंजन, तो इसमें जो है स्वर और व्यंजन की बीच की स्थिति है, क्या है, स्वर और व्यंजन की जो बीच की स्थिति, जो जीभ तालु और ओंठ को स्पर्श सटने से उच्चारित होता है, यानी कि उसके पास जाने से उच्चारित होता है, किंतु कभी वहाँ पूर्ण रूप से जो है स्पर्श नहीं करता, जैसे कि या र ल और वा, ये जो है स्पर्श तो जरूर करता है लेकिन पूरी तरह से नहीं कर रहा है। तो अंतः व्यंजन की संख्या कितनी है, अंतःस्थ व्यंजन की, इसकी जो संख्या है वहाँ 4 प्रकार की है, ठीक है। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन मतलब स्वाभाविक है, यहाँ पर लिखा है ऊष्मा निकलना, ठीक है, जिसका उच्चारण एकमात्र प्रकार की रगड़ या फिर घर्षण से उत्पन्न जो ऊष्मा है, यानी कि जो गर्म वायु से होता है, जैसे गर्म वायु से हो रहा है, तो इसीलिए इसे जो है ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, जैसे कि स श सा और हा, इसमें क्या है, गर्म हवा आपके मुंह से निकल रहा है, इसलिए जो है ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। शा सा और हा, इसमें क्या है, हवा हवा निकल रहा है, गर्म हवा है ना। उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाता है कि देवनागरी लिपि में कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जो 2 या फिर 2 से अधिक अक्षरों व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। कुछ कुछ ऐसे रहते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था जो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 प्रकार की है। कौन कौन से है, छ है, त्र है, ज्ञ है और श्र है। तो इसका हम लोग जो विच्छेद करके दे सकते हैं, जैसे कि छ कैसे बनते हैं, आधा का रहता है, जैसे कि का रहता है, ठीक है, व्यंजन है का, अब उसमें भी आधा रहेगा, हलंत है, फिर उसके बाद जो है श की मात्रा है, तो कुल मिलाकर क्या हुआ, छ हुआ। त्र को किस तरीके से लिख सकते हैं, आधा ता और रा बराबर त्र बनता है। ज्या को क्या लिख सकते हैं, जैसे ज्ञानी के ज्ञा है, या फिर इसी को ज्या बोलते हैं, तो आधा जा और धन इया, ज्या। जैसे कि कई लोग बोलते हैं ज्ञान, लेकिन अधिकतर जैसे कि साधु संत रहते हैं, जो लोग पढ़े लिखे अच्छे से, खासकर से व्याकरण को समझते हैं, लोग क्या बोलते हैं, ज्ञान नहीं बोलते, वो लोग ज्ञान बोलते हैं। क्यों क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद है वहाँ ज्ञान के लिए हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ गया स्रा, तो स्रा में क्या है, सा का आधा है प्लस र है बराबर श हो गया, तो इस तरीके से यहाँ संयुक्त व्यंजन है, इस यानी कि इसमें 2 या 2 से अधिक अक्षरों व्यंजनों को मिलाकर बनाया जाता है। उसके बाद आता है उच्छिप्त व्यंजन, तो उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से है, मैंने पहले बताया था, ये जो है ट वर्ग में रखते हैं, लेकिन इसको नहीं रख के अगर रखना है तो क्या कहा गया है यहाँ पर, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा ऊपर उठकर मूर्धांत को स्पर्श करती है तथा तुरंत गिर जाती है, जैसे कि ड ढ, इसमें क्या है, जीभ जो है मुड़ कर सीधा ऊपर को मूर्धांत, यानी कि जो जीभ के ऊपर वाला भी हिस्सा है उसे स्पर्श करती है लेकिन तुरंत गिर जाती है, जैसे कि ड और ढ, तो ये क्या हुआ, उपक्षिप्त व्यंजन का उदाहरण है।
उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर अयोगवाह वर्ण। देखो अयोगवाह वर्ण को मैंने पहले बताया था कि इसे जो है स्वरों की संख्या में रखा गया है। अगर स्वरों की संख्या में रखते हैं तो इसकी जो संख्या है वह 13 हो जाएगी, लेकिन स्वरों की वास्तविकता संख्या कितनी है, 11 ही है। अब इसको जैसे कि अलग पढ़ते तो फिर क्या कर सकते हैं, अम और आहा को अयोगवाह वर्ण कहा जाता है, क्योंकि ये ना तो पूर्ण है और ना पूर्ण स्वर है, ना ही तो पूर्ण तरीके के व्यंजन है। तो ये जो है हमेशा स्वर के बाद आता है और व्यंजन के पूर्व आते हैं। ये तो था हमारा जो वर्णमाला है उससे संबंधित क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर जो कुछ 8 मैंने यहाँ पर टॉपिक लिख दिया है, बहुत ही अच्छा जानकारी है, आप एक बार इसको देखते हैं। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिल जाएगी यहाँ पर। जो वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन क्या है, जैसे कि स्वर तंत्री के आधार पर व्यंजनों को 2 भाग में बांटा गया है। ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार जरूर देख लेना कि जो स्वर तंत्र के आधार पर व्यंजनों को 2 भाग में बांटा गया है, कौन कौन से है। पहला क्या है, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से अघोष व ध्वनि से हर वर्ग में पहला और दूसरा व्यंजन आते हैं। क्या बोल रहा है कि अघोष ध्वनि में तो वर्ण में कितने अक्षर है, 5, जो 5 अक्षर है उसमें से पहला और दूसरा व्यंजन जो आते हैं वह अघोष ध्वनि है, जबकि घोष ध्वनि में जो बाकी का 3 अक्षर रहते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा, वो आते हैं। उसके बाद चौथा क्या लिखा गया है, श्वास या फिर प्राण की मात्रा के आधार पर अगर देखा जाए तो फिर 2 प्रकार के आते हैं, जैसे कि अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण में जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह में गर्म वायु निकले तो इसे कहा जाता है अल्प प्राण, जो कि कौन कौन से हैं, जैसे कि एक वर्ग में कितने अक्षर रहते हैं, कितने वर्ण रहते हैं, 5 वर्ण रहते हैं। तो उसमें से प्रथम, तृतीय और पंचम, ये जो 3 जो वर्ण हैं उसे कहा जाता है अल्प प्राण। ये हमेशा प्रश्न आते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहा जाता है। अल्प प्राण जिसमें वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें अक्षर को यानी कि वर्ण को कहा जाता है अल्प प्राण, और महाप्राण किसे कहा जाता है, जो दूसरा और चौथा बचा रहते हैं उसे महाप्राण कहा जाता है। तो इस तरीक़े से इसके जो हम लोग यहाँ पर जो वर्णमाला पढ़े हैं वहाँ इसका सटीक जानकारी है। दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग इसको जरूर देख लेना, एक बार और नहीं तो 2 बार जरूर देखना, बहुत ही अच्छा है। और लास्ट में आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, तो इसका आंसर जरूर देना, क्योंकि कम से कम इसी बहाने आप लोग जो है जरूर कमेंट करना है ना। आप लोगों के लिए प्रश्न क्या है यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है कि देश में प्रति वर्ष एकता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। क्या बोल रहे हैं कि देश में जो प्रति वर्ष एकता दिवस है वहाँ किसकी याद में मनाया जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है कि महात्मा गांधी है, सरदार पटेल है, जवाहरलाल नेहरू है या फिर इंदिरा गांधी है। इन चारों में से ये बताना है आपको कि इसका जो आंसर सही कौन सा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।